दिस विल बी द डेमो क्लास जो हम आज लेकर चलेंगे। सो सबसे पहले सेशन की डिटेल से पहले हमने पढ़ना है व्हाई टू चूज फिलोसफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो वहां पे मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी या देखी है तो भी मैं रिपीट कर दूंगा ताकि चीजें मजीद क्लियर हो जाए। किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने से पहले ना हमने चंद एक चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहली चीज हमने देखनी होती है उसका स्कोरिंग ट्रेंड, क्योंकि चाहे सीएसएस हो चाहे पीएमएस हो, स्कोरिंग ट्रेंड मैटर्स अ लॉट। हम सीएसएस पास कर लेते हैं, पीएमएस पास कर लेते हैं, लोकेशन नहीं हो पाती। सीएसएस के अंदर आपको पता होगा कि अगर आप सारे पंजाब की कैंडिडेट्स हैं तो पंजाब के कैंडिडेट्स की एलोकेशन आफ्टर पासिंग द रिटन एग्जाम तकरीबन 50% है, यानी कि 50% कैंडिडेट्स किसी भी ग्रुप के अंदर एलोकेट नहीं हो सकते। और अगर पीएमएस के अंदर देखें तो पीएमएस के अंदर पासिंग रेशो यानी कि रिटन पास करने के बाद एलोकेशन लेना इज अराउंड 10%। सिर्फ 10% कैंडिडेट्स को एलोकेशन मिलती है। अब इतना स्ट्रिक्ट कह लें, ये इतना टाइट ये कंपटीशन है कि आप स्कोरिंग ट्रेंड यानी कि अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा तो आप चाहे पास कर लें, जो मर्जी कर लें, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जैसा मर्जी हो, एलोकेशन नहीं होगी। और वो जो ट्रॉमा है, वो ट्रॉमा यकीन करें कि आपके लिए लाइफ लॉन्ग चलता है कि यार हम इतना क्लोज आ गए सक्सेस के एंड स्टिल वी कुडंट गेट इट। तो उस ट्रॉमा से बचने के लिए हमने स्कोरिंग ट्रेंड को सबसे पहले देखना होता है। फिलॉसफी का स्कोरिंग ट्रेंड क्या कहता है? पिछले कुछ सालों के अंदर तकरीबन 2016 के अंदर सीएसएस का सिलेबस चेंज हुआ था और पीएमएस भी मोर और लेस हम 2016 से काउंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि प्रीवियसली पीएमएस के पेपर्स उतने ज्यादा मतलब हमें मिलते भी नहीं है पास पेपर्स उतने पीएमएस को, मतलब बिफोर 2016 2014 उतना पीएमएस को का चार्म भी नहीं था, ना उसकी उतनी ग्रोथ थी बिफोर द 18th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद भी हमारे सीनियर जो थे पीएमएस के, काफी एफर्ट रही जिसकी वजह से पीएमएस थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में आया। तो इससे पहले लोग फिलॉसफी नहीं रखा करते थे और जो रखते थे उनका स्कोरिंग ट्रेंड बहुत अच्छा आता था, 80+ मार्क्स आते थे। बट आफ्टर 2019 हम देखते हैं कि पीएमएस हो या सीएसएस हो, लोगों ने बहुत ज्यादा फिलॉसफी को चूज करना शुरू किया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इसका जो स्कोरिंग ट्रेंड है वो 2023 तक इंक्रीज किया। ठीक है, 2023 तक मेंटेन रहा, यानी कि सीएसएस के अंदर 80+ और पीएमएस के अंदर 140+ आप इजीली मार्क्स ले जाते थे। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की हुई है, एनालिसिस आता है, पेपर अटेम्प्ट ठीक किया, 80+ मार्क्स इन सीएसएस एंड 140+ मार्क्स इन पीएमएस आ जाते थे। बट आफ्टर 2023 हम देखते हैं कि पेपर्स बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो गए। ठीक है, हमें देखने को मिला कि स्टूडेंट्स बड़े परेशान होना शुरू हो गए पेपर के अंदर जाके, क्योंकि चीजें इस तरह से घुमा के आती थी कि समझ नहीं थी आती कि हमने 4 क्वेश्चंस भी कैसे पूरे करने हैं। बट मैंने मतलब पर्सनली 2023 के अटेम्प्ट भी दिए, उसमें मेरे फिलोसफी के अंदर 79 मार्क्स 82 मार्क्स आए थे, सॉरी 2024 के अटेम्प्ट दिए, उसमें भी आई गेस 70 मार्क्स आए थे, क्योंकि ऑल्दो इट वाज अ लो स्कोरिंग अटेम्प्ट। और पीएमएस भी दिया, पीएमएस के अंदर भी आई गॉट अराउंड 140 मार्क्स। तो पेपर्स एनालिटिकल है, बट उसको अगर आपने समझ लिया ना, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग थी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो पेपर हर तरह का हल हो जाता है। एक फाउंडेशन स्ट्रांग होना, दूसरी चीज ये है कि आपने सिलेबस एंड टू एंड किया हो। ऐसा ना हो कि सिलेबस आपने थोड़ा सा किया है, थोड़ा छोड़ दिया, जो मतलब पास्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कर लिए, बाकी छोड़ दिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो हमने एंड टू एंड अगर किया तो हमारा स्कोरिंग ट्रेंड बहुत अच्छा जाएगा। अगर हमने फाउंडेशन तरीके से अच्छे तरीके से हमने तैयारी की है, ठीक है, जिस तरह से मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, मैं श्योरिटी तो जाहिर बात है कोई बंदा नहीं दे सकता, क्योंकि इट इज अ कम्पिटिटिव एग्जाम एंड वी नेवर नो कि ट्रेंड किस तरह शिफ्ट हो जाए। बट स्टिल मेरा जो एनालिसिस कहता है, अभी मैं आपको पास्ट पेपर्स भी दिखाऊंगा कि जो मैंने एनालिसिस करके रखे हुए हैं सीएसएस के, तो आपको आइडिया होगा कि मतलब अगर आपने वो पास्ट पेपर्स भी किए हों या फिर सिलेबस अच्छे से किया हो तो आपके इजीली 70+ मार्क्स आ जाते हैं। और अगर एक ऑप्शनल आपको सीएसएस में 70+ और पीएमएस में 140+ मार्क्स दे रहा है, दैट मीन्स कि वो आपकी एलोकेशन के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूटर बन रहा है। तो स्कोरिंग ट्रेंड इसका पॉजिटिव सेंस में जाता है। सेकंड थिंग आती है इसकी रेलेवेंस, किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट की रेलेवेंस।
दिस सब्जेक्ट इज वेरी रेलेवेंट। ये आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देगा, ना सिर्फ फिलोसफी के अंदर बल्कि ऐसे प्रेसी, क्योंकि आपने प्रेसेस भी पढ़ी हो, 2006 की प्रेसी देखें, 2023 की प्रेसी देखें, 2002 की प्रेसी देखें, वो सारी क्या है, वो सारी फिलोसॉफिकल है। तो जब मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं था तो उससे पहले मैंने जब सॉल्व की प्रेसेस, तो मुझे वो सारी 2006 वाली प्रेसी या 2021 वाली, 2002 वाली प्रेसी जो कि मुश्किल प्रेसेस है, वो नहीं सॉल्व हो रही थी। लेकिन आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस सब्जेक्ट मेरे लिए बड़ा इजी हो गया एक पूरा वो जो फिलोसफी का, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे वो टर्म्स आती थी कि अच्छा रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म का मतलब क्या है। तो उनके अकॉर्डिंगली मेरे लिए बड़ा इजी हुआ प्रेसी को सॉल्व करना। पाकिस्तान अफेयर्स उसका सबसे पहला स्टार्ट ही फिलोसॉफिकल है, टू नेशन थियरी और इस तरह की चीजें, उसके बाद मजीद चीजें, तो मतलब जब देख रहे हैं ना, मतलब काफी हेल्पफुल रहा वो। सो उसके बाद हम देखते हैं कि जो रेलेवेंस इसकी बन गई, लास्टली इसका सिलेबस शॉर्ट है कंपैरेटिवली, इतना लॉन्ग नहीं है, बट स्टिल इसको जितना डेप्थ में करना पड़ेगा ना, तकरीबन आप समझें कि 20 to 25 डेज ये लेगा, बट इसकी रेलेवेंस इतनी स्ट्रांग है कि ये बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। तो और इन सारी चीजों को देखते हुए, स्कोरिंग ट्रेंड, रेलेवेंस, सिलेबस को देखते हुए, और उसके अलावा एक और चीज कि ये पीएमएस और सीएसएस दोनों के अंदर है, यानी कि अगर आपने एक एग्जाम के अंदर इसको प्रिपेयर कर लिया, दूसरे के अंदर ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा, और 2-4 टॉपिक्स एक्स्ट्रा होंगे करने पड़ेंगे, बाकी क्लियर हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें फिलोसफी को चूज करने में कोई भी मसला नहीं है, फिलोसफी को चूज किया जा सकता है। पहला पार्ट यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि फिलोसफी को चूज क्यों करना, ठीक है। सेकंड चीज जो हमने पढ़नी थी, इसका सिलेबस क्या। सिलेबस अब ये हमारे पास आया, पहले मैं सीएसएस का सिलेबस आपको दिखाता हूँ, फिर पीएमएस का सिलेबस दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास जब सिलेबस आया, तो इसमें आप ये देखें कि ये सिलेबस का पार्ट है, और ये जो है ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने खुद से मतलब एनालिसिस करके ना बनाए हुए, ताकि मुझे आइडिया हो कि इस पार्ट में से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और इनको मैंने इस तरह से प्रिपेयर करना है। इन सारे क्वेश्चंस को मैंने जब अपनी प्रिपरेशन की थी, तो मैंने इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन भी किया था। लास्ट सेशन जो मैंने करवाए हैं उनके अंदर हमने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को एड्रेस करते हुए टॉपिक को प्रिपेयर किया। इस तरह नहीं प्रिपेयर किया कि हमने जेनेरिकली प्रिपेयर कर लिया और एनालिसिस छोड़ दिया। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आया कि शेड लाइट ऑन हेगल्स illustrious dialectical method, what did Hegel prove through it, why did a need of new method, why did he need a new philosophical method। इसको हमने जब हेगल का हमने डायलेक्टिकल मेथड प्रिपेयर किया, तो उसमें हमने इंश्योर किया कि ये जो हमारा टॉपिक है या इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा वो प्रिपेयर हो जाए। हेगल का अगला क्वेश्चन आया मेटाफिजिकल, एंटी मेटाफिजिकल मूवमेंट क्यों है, इसको प्रिपेयर करना हो। तो हमने जब हेगल का डायलेक्टिकल मेथड प्रिपेयर किया, तो उसके अंदर हमने इंश्योर किया कि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो प्रिपेयर हो जाए। तो कोशिश मैंने यही की कि 2025 से लेकर 2016 तक, अब चूंकि 2026 के पेपर्स भी आ गए, ये पुराना है तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा 2026 के पेपर्स 2016 से लेकर हम सारे पेपर्स को इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि जब वो टॉपिक प्रिपेयर हो गया, तो दैट मीन्स कि आपका पास्ट पेपर का कोई भी टॉपिक आ जाए पेपर के अंदर उठा के, चाहे एनालिसिस बेस्ड हो, जेनेरिक हो, जैसा भी वो सारा प्रिपेयर हो सकता है। तो इन चीजों को इंश्योर करके हम प्रिपरेशन करते हैं। फिर आप देखें कि ये सेकंड पोर्शन जो है, इसके अंदर हमारे पास ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं एज कम्पेयर टू द फर्स्ट पोर्शन। थर्ड पोर्शन के अंदर उससे भी ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि इस पोर्शन को हमने ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। फोर्थ पोर्शन के अंदर कम इसको टाइम देंगे। सेवंथ पोर्शन हम ऐसा नहीं होगा कि हम इसको पढ़ेंगे हम सारे एंड टू एंड सिलेबस करेंगे, बट इन पोर्शन को टाइम थोड़ा कम देंगे, फोकस थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए हमारी। फिर अब जब इसे फिफ्थ पोर्शन आया, फिफ्थ पोर्शन मुस्लिम फिलोसफी है, इसके अंदर हम देखें कितना डिटेल में हमने पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद एथिक्स का पोर्शन, इसको थोड़ा कम पढ़ेंगे, कंटेम्प्रेरी फिलोसफी को ज्यादा पढ़ेंगे। इस तरह से हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली चीजें करेंगे, और पास्ट पेपर्स को देखते हुए कि ये टॉपिक्स हमने प्रिपेयर करने हैं, ये नहीं करने, इन सबको हम कंप्लीट करेंगे। अब जो सीएसएस का सिलेबस है, पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस आपको समझा देता हूँ। सीएसएस का सिलेबस ये कहता है, पहले हम इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी पढ़ते हैं,
फिलोसॉफिकल मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम वेस्टर्न फिलोसफी या ग्रीक फिलोसफी, ठीक है, वेस्टर्न प्लस ग्रीक फिलोसफी पढ़ते हैं। देन हम मुस्लिम फिलोसफी पढ़ते हैं। देन हम एथिक्स पढ़ते हैं। ये भी आपको इस लेक्चर के एंड तक ये सारी चीजें मैं क्लियर करवा दूंगा जब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फिलोसफी है इसकी ब्रांचेस क्या होती है, ठीक है। एथिक्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम प्रिपेयर करेंगे एथिक्स के बाद हाँ कंटेम्प्रेरी फिलोसफी प्रिपेयर करेंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम सीएसएस के सिलेबस को पढ़ेंगे। सीएसएस के सिलेबस को ये देखें, यहाँ पे हमने पढ़ लिया। अब पीएमएस के अंदर क्या है? पीएमएस के अंदर ये और ये दोनों एक पेपर के अंदर है और मुस्लिम फिलोसफी एक सेपरेट पेपर है। पीएमएस का एक जो पेपर 2 है ना, आपको पता होगा पीएमएस के अंदर 200 मार्क्स की फिलोसफी आती है। तो ये सेशन बेसिकली आपको टोटल 300 मार्क्स की फिलोसफी प्रिपेयर करवा रहा है और केपी पीएमएस भी है, वो भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये पोर्शन है ये पेपर 1 का पार्ट होगा और ये पोर्शन भी पेपर 1 का पार्ट होगा और जो ये वाला पोर्शन है सिर्फ मुस्लिम फिलोसफी का ये पेपर 2 का पार्ट होगा। तो इस तरह से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। अब ये मेरे सामने पेपर 1 खुला हुआ है। ग्रीक फिलोसफी मैंने आपको बताया, सीएसएस का पोर्शन कवर हो जाएगा। मॉडर्न फिलोसफी डिकार्ट, स्पिनोजा, लॉक, बर्कले, ह्यूम, कांट, हेगल, नीत्शे, ये सारे इधर प्रिपेयर हो जाएंगे। कंटेम्परेरी फिलोसफिकल मूवमेंट्स भी प्रिपेयर होगी। सीएसएस में प्रिपेयर हुई सेम हमारी यहाँ पे प्रिपेयर होगी। मुस्लिम फिलोसफी जो है, मुस्लिम फिलोसफी के अंदर ये वाला पोर्शन, ठीक है, और ये वाला पोर्शन ये हमारा सीएसएस के अंदर कवर हो जाएगा। जो ये 1 2 3 एंड 6 इसको हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा फॉर पीएमएस फिलोसफी, ठीक है। तो हम करेंगे ये कि पहले हम सीएसएस की फिलोसफी को कंप्लीट करेंगे। आफ्टरवर्ड्स जो पीएमएस पंजाब, ठीक है, प्लस पीएमएस केपी के इनकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे फिलोसफी के हम उनको कवर कर लेंगे ताकि हमारा जो सिलेबस एंड टू एंड है वो कवर हो जाए और आपके एंड पे कोई भी ऐसी चीज ना रहे जिसको आप कवर ना कर पा रहे हो, ठीक है। अब अगली चीज ये है कि हमने सेशंस लेने कैसे। सेशन की ड्यूरेशन 23 फेब से स्टार्ट होगी। मेरी कोशिश ये है कि इसको 1 महीने के अंदर हम मैक्सिमम 25 डेज टू 30 डेज के अंदर कंप्लीट कर लें, ठीक है। और हो भी सकता है ये कंप्लीट। तकरीबन हमारे 20 मतलब 18 19 20 लेक्चर्स बनेंगे तो इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। लेक्चर्स थोड़े ज्यादा आपको फील हो रहे होंगे बट उसमें आप ये देखें कि हमने सीएसएस और पीएमएस दोनों फिलोसफी को कंप्लीट करनी है, ठीक है। अच्छा, अभी एक इशू ये है कि शायद हो सकता है कि मीटिंग खत्म हो जाए तो उसके बाद आप यही मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा, ठीक है। अगर ये मीटिंग ज्वाइन ना हो रही हो, दिस इज माई नंबर, आप यहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा। नोट कर लें 03234236 इसको आप नोट कर लें। यहाँ पे मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको उसके बाद जो भी न्यू लिंक होगा वो फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर्स और ये थोड़ा ब्रेक डाउन और इस तरह की चीजें हम उसको देख लेंगे। मोड ऑफ क्लासेस क्या होगा? आयशा, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर भी करता हूँ, एंड पे लेता हूँ, ठीक है। मोड ऑफ क्लासेस ये होगा कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, प्रेफरेबली ऑन गूगल मीट, ठीक है। क्लासेस टाइम होगा हमारा 10 PM ऑनवर्ड्स, क्योंकि रमजान है। रमजान के अंदर मेरे ख्याल मोस्टली हम रात को एक्टिव ज्यादा होते हैं, तो आफ्टर तरावी 10 बजे के बाद हम लोग क्लासेस रखेंगे। सिलेबस ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अब सिलेबस का हमने ब्रेक डाउन कैसे किया है ये शायद आपको कहीं पे देखा हो ग्राफिक, बट सिलेबस का ब्रेक डाउन ऐसे कि टोटल 19 लेक्चर्स टेंटेटिव है, इसके अंदर चेंज हो सकता है। हम इसमें टोटल कंप्लीट करेंगे अपना सीएसएस पीएमएस दोनों का सिलेबस, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर जो 23 को होगा उसके अंदर हम डेफिनेशन, ब्रांचेस एंड नेचर ऑफ फिलोसफी डिस्कस करेंगे, स्कोप ऑफ फिलोसफी, मेथड्स आगे, फिर ये सारी चीजें इस तरह से हम डिवाइड करके जिस पोर्शन को जितना ज्यादा टाइम देना है वो देते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। टाइम लेक्चर का तकरीबन 40 मिनट्स या से ऑनवर्ड, ठीक है, 1 घंटे तक हो सकता है, यानी 10 to 11 के दरमियान किसी भी टाइम हो सकता है। और क्लासेस हमारी हुआ करेंगी मंडे टू थर्सडे तक, ठीक है। अब इस सारे के दरमियान हमने चूंकि प्रिपेयर करना है फॉर एग्जाम्स, हमने ऐसा नहीं करना कि पेपर के सिलेबस पढ़ लिया
नोट्स बना लिए हैं, ये सारा कुछ हमने पेपर्स देने हैं। पेपर्स देने के लिए क्या जरूरी होगा? पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। हम एक स्पेशल डेडिकेटेड लेक्चर रखेंगे जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि पेपर आपने अटेम्प्ट कैसे करना, ठीक है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, यानी किस तरह से एमसीक्यू, अच्छा एमसीक्यूज की बाद में बात करता हूँ, यानी कि एक क्वेश्चन आ गया 20 नंबर का, वो क्वेश्चन आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम करेंगे पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स की बात। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हम एक लेक्चर में करवाएंगे। आफ्टरवर्ड्स अब लोग हर वीक जो स्टूडेंट्स होंगे, जो एनरोल होंगे, हर वीक एक क्वेश्चन, ठीक है, जो उस वीक के अंदर हमने पढ़ा होगा, जो मुश्किल चीज होगी उसका क्वेश्चन एक मुझे ओवर द वीकेंड लिख के सबमिट करवाया करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम ड्यूरिंग द वीक उस क्वेश्चन को क्लास के अंदर डिस्कस भी करके इवेल्युएट करके, मतलब आपको मैं जहाँ जहाँ पे चीजें इम्प्रूवमेंट की रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट अवेलेबल है वो आपको बता के, ताकि आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने नेक्स्ट वीक करना हो वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके। ये तो हमारे हो जाएंगे वीकेंड के ना क्वेश्चंस। इसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन हम 100 मार्क्स का एक मॉक भी रखेंगे, प्रॉपर जो 3 आवर्स के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है, 20 एमसीक्यूज और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह से हम पेपर के अंदर लिखते हैं, तो इस तरह से हम लोगों की राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही होगी और उसके साथ साथ हम लोग सिलेबस भी कवर कर रहे होंगे और आपकी जो मैक्सिमम मतलब कोशिश यही होगी कि जो मिस्टेक्स हैं वो मैक्सिमम हम अवॉइड कर सकें। तो ये बेसिकली हमारी सेशन की डिटेल्स आ रही हैं, सिलेबस की बात होगी और लाइक हमने ये बता दिया कि फिलॉसफी क्यों चूज करनी चाहिए, और मैंने अपना भी आपको बता दिया कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। मेरा पढ़ाने का मेथड यही है कि ऑनलाइन, और नोट्स वगैरह मैं आपको जहाँ पे ज़रूरत होगी वो प्रोवाइड करूँगा बेसिकली। अदरवाइज मैं यूं ही लिख के ही पढ़ाता हूँ, तो आपके यानी कि नेचुरली भी नोट्स प्रिपेयर हो रहे होंगे। तो इसके अलावा जो एडिशनल मटीरियल होगा, कोई अगर ज़रूरत हुई जो एक्स्ट्रा मटीरियल हुआ इसके अलावा, वो आई विल प्रोवाइड यू ऑन व्हाट्सएप इन PDF फॉर्म वगैरह, ताकि उसको आप पढ़ सकें। बट यहाँ तक जो होगा हम लोग, मतलब जो लेक्चर होगा, लेक्चर यहीं पे होगा। लेक्चर की रिकॉर्डिंग के बारे में अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं, वो रिकॉर्डिंग के बारे में ये बात होगी कि हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड सिर्फ उस लेक्चर की करेंगे जो आपने मतलब ना लिया हो, कभी किसी वजह से कोई ना ले सके, बट ड्यू टू सम वैलिड रीजन, क्योंकि आई बिलीव कि इस सारे जर्नी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करती है दैट इज़ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और ये चीज़ें। और आई वांट माय स्टूडेंट्स टू बी कंसिस्टेंट। अगर कोई वैलिड रीज़न की वजह से कोई बंदा लेक्चर नहीं ले सका तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, अदरवाइज रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लेकर चलेंगे सेशंस को। खैर ये तो होगी बात सारी। अब हम लोगों ने जो असल काम करना है वो है जो आज पढ़ना है, that is introduction to philosophy. like इसमें हम पढ़ेंगे what is philosophy as a subject, ठीक है। होता क्या है फिलॉसफी ना, क्योंकि दिस इज द ओल्डेस्ट discipline or field or subject that mankind has been studying throughout the history of the world. तो फिलॉसफी चूंकि सबसे पुराना डिसिप्लिन है, तो इसको हम पढ़ेंगे कि होती क्या है, फिलॉसफी पढ़ी क्यों जाती है, इसका ओरिजिन का क्या था, ठीक है। हम फिर इसके बाद पढ़ेंगे फिलॉसफी की ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। ये जो दो चीजें हैं ना, अगर आपको ये स्टडी कर लें, आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो आपके लिए बाकी सारी फिलॉसफी समझना बहुत आसान हो जाता है। आपको समझ आ जाती है कि सिलेबस किस तरह से डिवाइडेड है, फिलॉसफी के अंदर कौन सा फिलॉसफर, मतलब आपको सिर्फ पता चले कि ये फिलॉसफर की मतलब इस ब्रांच ऑफ फिलॉसफी के अंदर इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंगली ये बात करता है, तो आपके लिए उसकी सारी फिलॉसफी समझना बहुत आसान हो जाएगी। अदरवाइज हम अगर डेप्थ में जाते जाएंगे तो हम परेशान हो जाएंगे कि यार अच्छा लॉजिकल पॉजिटिविज्म, साइंटिफिक रिलेटिविज्म, साइंटिफिक रियलिज्म, इंट्यूशनिज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म, मतलब ये सारी चीजें क्या है, फेलिबिलिज्म ये क्या है, ये सारी चीजें हमें अदरवाइज नहीं समझ आएंगी। बट अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि ये सारी की सारी चीजें सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2
कुछ फिलोसफर्स यहाँ पे आते हैं, कुछ फिलोसफर्स यहाँ पे आते हैं। टोटल फिलोसफी इन दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। चाहे वो ग्रीक फिलोसफी हो, चाहे वो मुस्लिम फिलोसफी हो, चाहे वो कंटेम्प्रेरी फिलोसफी हो, इन दो ग्रुप्स को अगर आप समझ लेंगे, जो कि इन ब्रांचेस को जो हम आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको समझ आएगी, तो आपको समझे कि आपकी सारी फिलोसफी आपके सामने क्लियर हो जाएगी, कि आपको समझ आ जाएगी कैसे एक फिलोसफर ग्रुप 1 से है, ग्रुप 2 से है, तो अच्छा इसने आगे से अपनी बात को ऐसे घुमा के प्रेजेंट किया होगा। मतलब मैं सिंपल आपको ये बताऊंगा कि फिलोसफी के अंदर बातें सेम है, बस थोड़ी बहुत उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हैं। नए आने वालों ने पुरानों की बातों में मॉडिफिकेशंस की हैं, क्रिटिक की है और उसको चेंज करके अपनी फिलोसफी दे के आगे भेजते हैं। तो सब्जेक्ट कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी है अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं, अदरवाइज ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिलोसफी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फिलोसफी जब से मैनकाइंड एग्जिस्ट करना शुरू किया, जो कि अगर हम हिस्ट्री देखें तो तकरीबन 10,000 साल पहले से हमें एक मैनकाइंड का यानी कि ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस समझ आती है। जब नीएंडरथल्स और जैकोबियंस नहीं सॉरी मेरे ज़हन से नाम निकल गया, नीएंडरथल्स और एक दो और थे जो यूरोप में और जर्मनी वाले एरिया के अंदर बेसिकली एग्जिस्ट करते थे। वहां से हमें पता चलता है कि अच्छा 10,000 साल पहले इंसान ने दुनिया के अंदर पाँव रख दिया था। बेसिकली तो इससे बहुत साल पहले, मतलब हमारे बिलीफ के अकॉर्डिंगली बहुत सालों पहले से इंसान एग्जिस्ट कर रहा है, बट साइंस ये कहती है। यहाँ से इंसान ने सोचना शुरू किया, ठीक है, ही स्टार्टेड थिंकिंग। जब उसने सोचने के बाद उसने क्वेश्चन किया, ठीक है। जब हम सोचते हैं जैसे हम अब क्वेश्चन करते हैं, उसी तरह से तब भी इंसान ने क्वेश्चन किया। जब इंसान ने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की तो वहां से क्या हुआ, फिलोसफी का जन्म हुआ, ठीक है। ओरिजिन ऑफ फिलोसफी। क्योंकि फिलोसफी दो वर्ड से बनी है, ठीक है, दो वर्ड्स से बनी है, दो ग्रीक वर्ड्स, फिलोसोफी, ठीक है। एक है फिलो और दूसरा है सोफी। फिलो का मतलब होता है ग्रीक वर्ड जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि लव फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। जिस तरह फिला होता है उसी तरह फोबिया होता है, ठीक है। फोबिक और फिलिक। फोबिक होता है किसी को हेट करना और फिलिक होता है किसी को प्यार करना, यानी किसी की तरफ अट्रैक्ट होना। फिलो मीन्स लव, अट्रैक्शन, ठीक है। और सोफी मीन्स, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था फिलो एंड सोफी। फिलो मीन्स लव, अट्रैक्शन, इंक्लिनेशन, और सोफी जो कि ये ग्रीक वर्ड है। तो एंशिएंट ग्रीस जो था, जो ग्रीस में जो सिटी स्टेट्स वगैरह होती थी, वहाँ पे कुछ लोग होते थे सोफिस्ट। आपने शायद इनके बारे में पढ़ा हो। वो लोग ऐसे होते थे जो समझते थे और वाकई उनके पास होता भी था विजडम, उनके पास नॉलेज होता था, और वो फिरते थे शहर गलियां और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, और वहां जाके प्रीच करते थे वहां के नोबेल्स और वहां के एलीट्स को, उनके बच्चों को एक नॉलेज और विजडम वाली बातें जाके बताते थे। तो दे वर एक्चुअली सोफिस्ट। और वो क्या थे, एक सेकेंड। ठीक है, वो सोफिस्ट थे और वो क्या करते थे, विजडम रखते थे। तो सोफी वर्ड वहीं से आया, विच मीन्स विजडम और नॉलेज, ठीक है। बट नॉलेज से ज्यादा इट मीन्स विजडम, ठीक है। तो फिलोसफी का बेसिक मीनिंग ये है कि लव फॉर विजडम, यानी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। ये अब तो हम इसको एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन ट्रीट करते हैं ना, बट पहले इट वाजंट लाइक दैट। हम इसको ट्रीट करते थे एज अ हॉबी। लोग इसको एज अ हॉबी फील लेकर चलते थे। और फिलोसोफर होना, जो अगर आप किसी के नाम के साथ फिलोसोफर अटैच करते थे कि ही इज अ फिलोसोफर, यानी कि ही हैज लव फॉर विजडम, तो ये बहुत बड़ी चीज समझी जाती थी। इट वाजंट लाइक दैट कि हम जैसे आजकल के दौर के अंदर हम देखते हैं ना कि जो नॉलेज रखने वाला, हम उसको यूनिवर्सिटी में थीटा और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स के
से बुलाते हैं, तब ऐसा नहीं हुआ करता था। तो एंशिएंट ग्रीस के अंदर ये फिलोसोफर होना इन इटसेल्फ एक अचीवमेंट होती थी। तो बेसिकली लव फॉर विजडम है ये फिलोसफी। अब इसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन को अगर पढ़ना चाहें तो उसके लिए हमें इसकी ब्रांचेस को देखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांचेस से हमें समझ आएगी कि ये एज अ फील्ड, एज अ डिसिप्लिन क्या है। ठीक है, ये तो इसका एक कह लें लिटरल मीनिंग हो गया कि इसका मतलब क्या है ना। तो हमें अभी इसकी ब्रांचेस को पढ़ना पड़ेगा। फिलोसफी की बेसिकली 3 ब्रांचेस हैं। काफी बुक्स के अंदर आपको ज्यादा ब्रांचेस मिलेंगी, कहीं पे 4 कहेंगे, कहीं पे 5 कहेंगे, कहीं पे 2 कहेंगे, बट अगर हम इसको कंबाइन करें तो हमारे पास 3 बेसिक ब्रांचेस बनती है, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर भी ब्रांचेस के पार्ट है। पहली जो हमारी ब्रांच है दैट इज ओंटोलॉजी और मेटाफिजिक्स, जिसको कहते हैं। सेकंड ब्रांच इज epistemology and third branch is axiology। अब इन सब के एंड पे आप देख रहे हैं कि जी आ रहा है, ठीक है, लॉजी आ रहा है। लॉजी मीन्स स्टडी और लॉजिक, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी एज अ स्टडी है, ये सारी एक डिसिप्लिन की फॉर्म में, ये लॉजिकली इंसान के जो ब्रेन जिसको कॉम्प्रिहेंड कर सके, माइंड जो कॉम्प्रिहेंड कर सके, उसकी फॉर्म में। तो दिस इज द फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच। और ये सारी ब्रांचेस ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री डेवलप हुई हैं। आज के दौर में इनकी इजाद नहीं है, ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इजाद हुई है। और कैसे इजाद हुई है कि हमने जब विजडम को यूज करना शुरू किया था ना, इंसान विजडम की खातिर इंसान डिफरेंट क्वेश्चंस करना शुरू किया था। जैसे मैंने बात पहले की थी कि थिंकिंग से हमने क्वेश्चनिंग की, तो जब थिंकिंग से क्वेश्चनिंग हुई तो क्वेश्चनिंग किस तरह की हुई ना, जिस तरह की क्वेश्चनिंग हुई वहां से इसकी ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई। फॉर एग्जाम्पल ओंटोलॉजी क्या चीज डिस्कस करती है। एंशिएंट ग्रीस के अंदर बात होना शुरू हुई गॉड पे, यूनिवर्स पे। लोग जब देखते थे आसमान में कि सितारे हैं, चांद है, सूरज है, हेवनली बॉडीज हैं, क्वेश्चन करते थे। जब एंशिएंट ग्रीस की हम एंशिएंट मिथोलॉजी पढ़ते हैं, रोमन मिथोलॉजी पढ़ते हैं, ग्रीक मिथोलॉजी, तो उसमें हम देखते हैं कि ज़्यूस, ठीक है, आर्सियस और ये सारे गॉड्स, एथीना, ये सारे गॉड्स जो थे जिनको वो वर्शिप करते थे, यूज्ड टू वर्शिप देम, उनके बारे में क्वेश्चन शुरू हुआ कि ये गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं और क्या है। यूनिवर्स को क्वेश्चन की, सोल के ऊपर बात की कि ह्यूमन सोल जो होती है, रूह, ये क्या है ना, ठीक है। फिर क्वेश्चनिंग शुरू हुई एलिमेंट्स के ऊपर कि जब लोगों ने देखा अच्छा गोल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम सिल्वर, व्हाई इज दैट सो, ठीक है। फिर इस तरह के जब डिफरेंट क्वेश्चंस लोगों ने बनाए ना, तो ये बेसिकली अगर हम देखें गॉड, यूनिवर्स, सोल, एलिमेंट्स, की सारी किस चीज के बारे में, ये सारी रियलिटी है ना। रियलिटी यानी कि गॉड की एग्जिस्टेंस अगर हम उसको तस्लीम करेंगे कि गॉड एग्जिस्ट, दैट मीन्स कि वी हैव एक्सेप्टेड दैट गॉड इज अ रियलिटी। अगर हम ये देखें कि यूनिवर्स के अंदर जो सितारे नजर आ रहे हैं, दे आर मतलब अगर हम इसको ऐसे सोचेंगे आसमान के अंदर छोटे छोटे डॉट्स हैं, तो भी ये रियलिटी है। अगर हम इसको ये समझे कि वो बहुत बड़ी बड़ी हेवनली बॉडीज हैं, तो भी एक रियलिटी है। दैट मीन्स कि हमने हर उस चीज को क्वेश्चन करना शुरू किया जिसको हम देख सकते थे, जिसके बारे में हम सोच सकते थे, जिसको फील कर सकते थे। विच मीन्स कि रियलिटी जिसके अंदर वी लिव, हमने उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तो जब हमने उसको क्वेश्चन करना शुरू किया ना कि व्हाट इज रियलिटी, ठीक है, व्हाट इज रियलिटी और व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि अल्टीमेट क्या चीज है, ठीक है। जैसे हम इस्लाम में हम कहते हैं कि गॉड इज द अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि अल्लाह ताला की जात मुकम्मल है, यकता है और उसमें हमें कोई भी फ्लॉ नजर नहीं आता। दैट मीन्स कि गॉड इज द अल्टीमेट रियलिटी। बट वहां के लोग, चूंकि वो लोग मोनोथिज्म के अंदर बिलीव करते थे, ज्यादा सारे गॉड्स के अंदर बिलीव करते थे, तो वो अल्टीमेट रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। वो उसकी तलाश में लगे रहते थे, विजडम में और उस सब चीजों के अंदर। तो वहां हमने देखा कि उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज नेचर ऑफ रियलिटी। अब नेचर ऑफ रियलिटी का क्वेश्चन कैसे आया,
नेचर ऑफ रियलिटी का क्वेश्चन ऐसे आया, उन्होंने कहा कि क्या ये सब चीजें जो हम फील करते हैं, जो देखते हैं, वेदर दे एग्जिस्ट इन रियलिटी, और ये सारा कुछ एक ड्रीम है जिसके अंदर हम लोग रह रहे हैं ना। दोनों क्वेश्चन उनके अंदर आए, क्योंकि जब इंसान सोता है और सोते हुए ड्रीम देखता है तो वो तो रियलिटी नहीं होती, मतलब उसको हम रियल में ड्रीम्स को टच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट लिव इनसाइड आवर ड्रीम्स। तो उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया कि क्या वाकई नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है, क्या ये मटेरियल है, यानी मटेरियल वो चीज होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं ना, या सारी चीज हमारे जहन में, इन आवर ब्रेन, हम उसको लेकर चल रहे हैं, आइडिया है वो। ये क्वेश्चन आया इसके अंदर। फिर ये जो चीजें थी, ठीक है, नेचर ऑफ रियलिटी, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी, ये सारी चीजें, या फिर कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी जिसको कहते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल, ये सारी चीजें, यानी कि हमने किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस के बारे में जब क्वेश्चन किया ना, तो ये कहाँ पे आ गया, ओंटोलॉजी के अंदर, जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। मेटाफिजिक्स इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन, गॉड, सोल, एलिमेंट्स, यूनिवर्स, ये सारी चीजें उस टाइम के हिसाब से फिजिक्स से बियॉन्ड थी। मेटा मीन्स बियॉन्ड, तो फिजिक्स तो वो चीज है जिसके आंसर्स साइंस दे सकती है। साइंस हमें बता सकती है कि मैं हाथ रगड़ रहा हूं तो ये फ्रिक्शन क्यों प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज ऑफ जो टू सर्फेसिस हैं वो स्लाइड करेंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी जो है वो स्टोर होगी, स्टोर होने के बाद हीट की फॉर्म में रिलीज होगी। दिस इज व्हाट साइंस टेल्स अबाउट फ्रिक्शन, बट साइंस कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट दीज थिंग्स। एंजल्स के बारे में साइंस नहीं बता सकती, हेवन एंड हेल के बारे में नहीं बता सकती, यूनिवर्स जितना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वहां तक तो बता सकती है साइंस, लेकिन व्हाट इज बियॉन्ड दैट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, क्वेश्चन तो बनता है ना, उसके बारे में साइंस कुछ नहीं बता सकती। दीज आर ऑल द फील्ड्स दैट आर स्टडीड इन दिस ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, दैट इज ओंटोलॉजी या मेटाफिजिक्स। सेकंड जो हमने पढ़नी है, जो ब्रांच है, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी के अंदर एपिस्टीम जो है, एपिस्टीम का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। अब जब आपने फिलोसफर्स ने या लोगों ने क्वेश्चन कर दिया ना कि रियलिटी का क्वेश्चन कर दिया कि रियलिटी क्या होती है, आफ्टर दैट दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि रियलिटी का नॉलेज क्या होता है, व्हाट इज द नॉलेज ऑफ रियलिटी, कि रियलिटी का नॉलेज हम सिर्फ फील करके ले सकते हैं या हम उसके बारे में सोच के भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में इंसान ने फील किए बगैर ले लिया नॉलेज। जैसे ब्लैक होल की थ्योरी है, हॉकिंग्स रेडिएशंस वगैरह, ये जो स्टीफन हॉकिंग ने थ्योरीज दी, वो सारी थ्योरीज उसने फील तो नहीं की ना, अपनी सेंसेस से तो नहीं फील की, उसने जहन में सोचा और थ्योरी दे दी, नॉलेज एक्सप्लेन कर दिया। सिमिलरली आइंस्टाइन ने जो E = mc² की इक्वेशन दी, वो कैसे दी, दैट वाज सोलली बिकॉज ऑफ हिज रीजनिंग। तो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर हम उस रियलिटी की नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द नॉलेज ऑफ रियलिटी, सॉरी नॉलेज, नेचर ऑफ द नॉलेज ऑफ दैट रियलिटी, ठीक है। व्हाट इज द नॉलेज ऑफ रियलिटी, व्हाट इज द अल्टीमेट नॉलेज, ठीक है, किस फॉर्म के अंदर नॉलेज एग्जिस्ट करता है, ये सारी चीजें ना, लेकिन नॉलेज से रिलेटेड, विजडम से रिलेटेड, जो कुछ हम जानते हैं, हम कैसे जानते हैं, इन सब की चीजों के ऊपर जो क्वेश्चन भी आएंगे वो सारे हम किस में डिस्कस करेंगे, इन एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। अब एक्सियोलॉजी क्या है? एक्सियोलॉजी इज द थर्ड ब्रांच ऑफ फिलॉसफी एंड द लास्ट ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। इट सेज कि कोई भी चीज या राइट होती है या रॉन्ग होती है, ठीक है। किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, या हम किसी चीज को भी देखेंगे या कोई एक्शन लेंगे तो ये वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कुरान में अल्लाह ताला भी फरमाता है कि उसने हर चीज को मतलब जो एक हम देखते हैं ना कि एक हदीस, वो एक आयत है जिसको अक्सर लोग शादी पे लिखते हैं कि और हमने आपको जोड़ों में पैदा किया, दैट मीन्स कि हर चीज का कोई ना कोई जोड़ है, ठीक है। तो हर चीज की पहलू एग्जिस्ट करते हैं, दो पहलू एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी चीज या राइट हो सकती है, रॉन्ग हो सकती है, कोई चीज ब्यूटीफुल हो सकती है या अगली हो सकती है, ठीक है। कोई लॉजिक करेक्ट हो सकता है या रॉन्ग हो सकता है,
ठीक है, राइट है, लेफ्ट है, मतलब इस तरह की चीजें। तो हमने रियलिटी फाइंड कर ली ऑन्टोलॉजी से, रियलिटी का नॉलेज फाइंड कर लिया एंड एपिस्टेमोलॉजी से। अब वो ये दोनों चीजें जो रियलिटी एंड नॉलेज जो हमने गेन किया, रियलिटी एंड नॉलेज जो हमने गेन किया, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर इट इज अ राइट नॉलेज या रॉन्ग नॉलेज। हमने उसकी नेचर ऑफ दैट नॉलेज, दैट रियलिटी हमने किस में डिसाइड करना है, इन एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी की आगे से ब्रांचेस हैं एथिक्स, एस्थेटिक्स एंड लॉजिक। ये इसकी फर्दर ब्रांचेस। अक्सर लोग इसको कंफ्यूज करके फिलॉसफी की ब्रांचेस के अंदर एस्थेटिक्स अलग कह देंगे, लेकिन ये सब डिफरेंट है। अब एथिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं, एथिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे एक्शंस ठीक है या गलत है। एस्थेटिक्स में हम पढ़ते हैं कोई चीज ब्यूटीफुल है या अगली है, ठीक है, किसी चीज की अपीयरेंस के बारे में। लॉजिक के अंदर हम पढ़ते हैं, लॉजिक मीन्स कि हम मैं कोई भी स्टेटमेंट दूंगा, आप उसके बारे में एक ओपिनियन रखोगे कि ये ठीक है या गलत है, वैलिड है या इनवैलिड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वैलिड और इनवैलिड। यानी ये तीन ब्रांचेस, जिसके अंदर एक में हमने रियलिटी फाइंड कर ली, दूसरे में हमने नॉलेज फाइंड कर लिया और तीसरे में हमने उनकी नेचर फाइंड कर ली, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। इन तीनों को अगर हम मिला दें तो हमारी फिलॉसफी की डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, फिलॉसफी की डेफिनेशन ये कहती है, फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी, या ये भी छोड़ दें, फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ रियलिटी, नॉलेज एंड रियलिटी, नॉलेज एंड राइट और रॉन्ग ऑफ, नहीं ये नहीं कहेंगे इसको, एक्सियोलॉजी के लिए कोई और वर्ड यूज होता। हाँ, फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, रियलिटी, नॉलेज एंड लॉजिक, क्योंकि लॉजिक के अंदर हमारी सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी, कॉमा, नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज, कॉमा, वैलिडिटी ऑफ आइडियाज, ठीक है, मोरालिटी, वैलिडिटी ऑफ आइडियाज, अपीयरेंस ऑफ थिंग्स, और उसके साथ हम ऐड कर देंगे ठीक है, वैलिडिटी ऑफ आइडियाज, अपीयरेंस ऑफ थिंग्स, और आखिरी चीज हो जाएगी एस्थेटिक्स यानी कि मोरालिटी ऑफ एक्शंस। हमारी ये टोटल डेफिनेशन हो जाएगी। इस डेफिनेशन को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तीनों ब्रांचेस की हमने सारी चीज़ों को बता दिया कि ये स्टडी हम करेंगे। तो इन स्टडी को ये जो जब ये डेफिनेशन आप कहीं भी रखेंगे ये कभी भी रिजेक्ट नहीं होगी पेपर के अंदर। और अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी तो आप किसी भी फिलोसफर की फिलोसफी को समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो हमने इसको बहुत डीप में डेप्थ में जाके नहीं समझना, ना पढ़ना है, हमने इसको सिर्फ उस सेंस तक पढ़ना है कि हम पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकें। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, दोस्त हैं जो बहुत इन डेप्थ फिलोसफी पढ़ते रहे हैं, फिलोसफी की बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहे हैं, ठीक है, और बर्ट्रैंड रसल, विल डुरेंट, मतलब मॉडर्न फिलोसफर जो हैं ज़िज़ेक वगैरह, इन सबको भी पढ़ते रहे हैं। बट उन सब की फिलोसफी के अंदर मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ सके, क्योंकि इतनी इन डेप्थ जब हम जाते हैं तो हम चीज़ों को मिक्स अप करना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको बड़ा सिस्टमेटिकली ब्रांचेस के जरिए फिलोसफी पढ़ाई है, इसी तरह मैं आगे जाके भी आपको सिस्टमेटिकली कि अच्छा आपने ये चीज़ ऐसे यहाँ के पेपर में लिखते नहीं है और आपके मार्क्स आ जाएंगे। ये फिलोसफी, इस फिलोसफी की ये चीज़ें आपने याद करनी है, ये टर्मिनोलॉजीज याद करनी है, इनको यूज़ करेंगे तो मार्क्स आ जाएंगे। दिस इज हाउ आवर फिलोसफी सेशन विल बी गोइंग। तो ये आज का एक डेमो क्लास थी, यहीं पे इसको मैं स्टॉप करता हूँ। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछें, और वी हैव 5 मिनट्स 6 मिनट्स उसमें हम क्वेश्चंस को देखते हैं, एंड आफ्टर दैट फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल हैव आवर फॉर्मल क्लासेस, और जो बंदा उसमें एनरोल करना चाह रहे हैं या मजीद कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं 03234236 you can contact me on WhatsApp, और उसमें हम
जो भी आपकी एम्बिग्विटीज होंगी उसको मैं क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब क्वेश्चन आयशा ने पूछा था कि पीएमएस पंजाब कब होने जा रहा है। आई डोंट नो आयशा क्लास में है या नहीं, बट लेट मी एड्रेस दैट क्वेश्चन। उसका ये है कि पीएमएस पंजाब मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर ईद इन अप्रैल और इन मैक्सिमम इन मई, जहाँ तक मेरी स्पेकुलेशन है वो हो जाएगा। इसको ज़्यादा डिले नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट पीएमएस काफ़ी डिलेड हुआ था, तो इस दफ़ा वो उतना डिले नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये था। अब मज़ीद अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप या तो अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं या फिर यहाँ पे भी बता सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि सर काइंडली शेयर पास्ट पेपर एनालिसिस स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर एमसीक्यूज। हाँ, वो सारा कुछ होता रहेगा। आप मतलब क्लास के अंदर हम लोग करते रहेंगे इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। Can something out of syllabus come in exam like more questions on नीचे का also how long? हाँ, ये हो सकता है। मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। जैसे 2023 के अंदर लाइबनिज का क्वेश्चन आ गया था कि उसके मोनैड्स होते हैं और वो क्वेश्चन आ गया था, नीचे का क्वेश्चन आ गया हुआ है। तो ये एक कॉमन चीज़ है जो पेपर में आ जाती है। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं, अगर आपने फिलॉसफी की प्रिपरेशन की हुई है ना, एंड टू एंड सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो आपके 4 क्वेश्चंस मिनिमम, यानी कि आपको 6 क्वेश्चंस तो आते ही होंगे लास्ट में, जिनके अंदर से अगर कोई एक आउट ऑफ सिलेबस आ भी गया तो वो आउट ऑफ सिलेबस इस तरह का होगा कि वो पीएमएस में आपने पढ़ा होगा। अब जैसे लाइब्रेरीज के मोनैड्स हैं तो वो आपने पीएमएस में पढ़ा होता है, उसको नीचे वो आपने पीएमएस में पढ़ा होता है। तो और सिमिलरली सीएसएस के कुछ फिलोसफर्स अगर आपने किए हैं वो पीएमएस के अंदर आ जाए तो आप बड़े इजीली उसको कवर अप कर सकते हैं। यही फायदा होता है कि जब आप एक इस तरह का सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं जो कि 2 पेपर्स के अंदर आ रहे हैं, तो आपकी एक्स्ट्रा तैयारी हो जाती है। और बाकी जहाँ तक बात रही है कि आंसर कितना लेंथी होना चाहिए, मैं पर्सनली 8 से 10 पेजेस फिलोसफी के लिख के आता था, जिसके अंदर ना सिर्फ हम टेक्स्ट लिखते थे, मतलब वर्ड्स, तो उसके साथ पैराग्राफ्स वगैरह, उसके साथ साथ काफ़ी सारी फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, तो ये सब चीज़ें भी उसके अंदर, हाँ बिल्कुल, इन्फोग्राफ्स वगैरह ये लाजमी बनाने होते हैं, तो मैं लाजमी बना के आया करता था। इवन आपका थोड़ा सा है बैकग्राउंड आवाज से, अगर आपका फिलोसफी का, तो आपने बर्कले की फिलोसफी पढ़ी होगी जिसके अंदर कैंडल और आई की एक एग्जाम्पल देता है, वो ट्री वाली एक एग्जाम्पल देता है, एक फॉरेस्ट के अंदर ट्री की और सारी चीज़, तो वो सारी मैं वहाँ पे ड्रॉ करके आया था पेपर के अंदर, और बड़ा अच्छा मतलब पेपर उससे मतलब प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी हो गई थी। तो इस तरह की चीज़ें लाजमी हमने ऐड करनी होती है पेपर में। थोड़ा हमने रेट्रोस्पेक्ट बताना होता है, फिलॉसफी बतानी होती है, उसका इन्फ्लुएंस बताना होता है उस एरा के अंदर और आज के दौर में हम कहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हम एक्स्ट्रा बता दें। एक पेजेस का अगर बना दें तो एक अच्छा इंप्रेशन चला जाता है। Any more questions? अच्छा, मुस्लिम फिलोसफी शज़ा मैंने पढ़ी थी, एक तो बुक से एमएम शरीफ की बुक से पढ़ी थी, सर वकास हैदर की बुक थी वहाँ से पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने लेक्चर्स काफ़ी देखे थे और एक दो मुझे बुक्स में लगी थी एमए फिलोसफी की ना, वहाँ से और मतलब वहाँ से मैंने थोड़ी सी फिलोसफी पढ़ी थी और मतलब वहाँ से मेरे प्रिपेयर हो गए, थोड़े नोट्स बन गए। फिर तैमूरुर रहमान के लेक्चर्स थे, वहाँ से फिलोसफी पढ़ी। फिर डॉक्टर इसरार के कुछ लेक्चर्स थे, वहाँ से फिलोसफी पढ़ी। तो मतलब नोट्स वगैरह की फॉर्म में मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा हो गए थे अरेंजमेंट। तो मेरे फिलोसफी के पेपर 2 मुस्लिम फिलोसफी था, उसके अंदर 82 मार्क्स थे, आई गेस, हाँ 82 थे। तो मतलब अच्छा स्कोर रहा था मेरा मुस्लिम फिलोसफी के अंदर। एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं तो हम फाइंड अप करते हैं। वैसे भी 10:59 हो गए। आई डोंट वांट टू टेक लॉट ऑफ टाइम ऑफ यू गाइस, तो आप लोगों ने जाहिर बात है रेस्ट करना होगा। तो इंशाल्लाह फिर मंडे से फॉर्मल क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो एनी वन ऑफ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड, आप लोग
मतलब कांटेक्ट कर ले एंड आफ्टर दैट यू कैन आई कैन गेट यू एनरोल्ड और फिर हम फॉर्मल क्लासेस वगैरह ले लिया करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। तो होपिंग टू मीट यू गाइस सून। उस्मान, रिकॉर्डिंग मैंने बताया कि इस लेक्चर की तो अवेलेबल होगी, ये आपको मिल जाएगी। मजीद लेक्चर जो होंगे वो हम कर लिया करेंगे। इज दिस सेशन ओनली फॉर पीएमएस पंजाब और कैन कैंडिडेट फ्रॉम। मैंने इसमें बताया लाजमी कि पीएमएस पंजाब हम इसके अंदर 3 एग्जाम्स के सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। पीएमएस पंजाब का सिलेबस, पीएमएस केपीके का सिलेबस और सीएसएस का सिलेबस। ये 3 सिलेबस हम कवर कर रहे होंगे इसमें रूबा। Thank you so much. Not related to public aid constitutional पब्लिक एड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो कभी कभार स्कोर हाई कर देते हैं, कभी नहीं देते। यूरोपियन हिस्ट्री का भी सेम कह लें कि ट्रेंड है। तो इसमें यह है कि आप प्रिपेयर करें और फिर अल्लाह पे भरोसा करें कि अल्लाह ताला बस उसमें अच्छे मार्क्स दे। और बाकी पब्लिक एड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ